तो आज हम लोग कल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और बोर्स एटॉमिक थ्योरी यहीं पे हमने स्टॉप किया था। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया तो उसमें उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और उसके बाद थॉमसन का जो मॉडल था वो रिजेक्ट किया गया। सेंटर में उन्होंने रखा न्यूक्लियस को जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था प्रोटॉन और उसके बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सोलर सिस्टम हमारा है। सोलर सिस्टम में आप देखते हैं कि अलग अलग प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। तो बिल्कुल उसी तरह का प्लैनेटरी कॉन्सेप्ट दिया रदरफोर्ड ने, लेकिन उस पर सवाल उठाया मैक्सवेल ने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन तो वो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अपनी वेलोसिटी हमेशा चेंज करती रहती है। वेलोसिटी चेंज करना मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आने की वजह से एनर्जी इमिट करती है, कंटिन्यू एनर्जी इमिट करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो लगातार अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा यानी एक्सेलरेट करेगा, और ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एनर्जी इमिट होती है। इमिट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट का पाथ शॉर्ट करता चला जाएगा और एट लास्ट वो एंटर कर जाएगा न्यूक्लियस में और अनस्टेबल हो जाएगा, या यूं समझें कि ख़त्म हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है। मैक्सवेल के इस सवाल को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो मैक्सवेल के उस सवाल को एक्सप्लेन किया बोर ने अपने इस एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग 3 बुक पब्लिश करते हैं, 3 बुक्स। पहली बुक जो है वो एक्चुअली थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा है, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह आते हैं जो हायर क्लास में आपको पढ़ना है। थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बुक है जिसमें इन्होंने अपने इस मॉडल का जिक्र किया है, दिस इज एटॉमिक थ्योरी। और तीसरी बुक है डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इलेक्ट्रॉन का नेचर एक्सप्लेन किया है प्लैंक क्वांटम थ्योरी वगैरह के साथ मिलकर। बहरहाल इनको इन 1922 he got Nobel Prize. तो ये बोर के बारे में है, आप जान लीजिए। इनकी 3 बुक है, 1922 में इनको नोबेल प्राइज मिला। पहले आप ये नोट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा बोर ने मैक्सवेल के उस सवाल का जवाब दिया जिसमें रदरफोर्ड की थ्योरी रिजेक्ट की गई और बोर्स की एटॉमिक थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। बोर्स ने क्या कहा वो सुनिए। बोर्स ने ये कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एक ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर ये ऑर्बिट है
इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। बोर ने बिल्कुल वही स्ट्रक्चर दिया है जो रदरफोर्ड ने दिया है, बस एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग था। रदरफोर्ड ने इस ऑर्बिट को डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट नहीं कहा था, उसने कंटिन्यूअस ऑर्बिट कहा था, जबकि बोर ने कहा डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट है। डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट का मतलब यह है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब यह हो गया कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप होगा। यानी अगर यहां की एनर्जी 5 जूल है तो यहां की एनर्जी हो सकता है 8 जूल हो, यानी 5 और 8 बीच में गैप हो गया 3 जूल एनर्जी का। मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में गैप होगा, गैप होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया है जिसे बोर ने दिया है। स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट्स का ही दूसरा नाम डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट भी है। डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट। अब सवाल ये उठा कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट से क्या मुराद है, और ये फिर कैसे मैक्सवेल का जवाब दे रहा है। तो जरा देखिए, बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ कुछ एनर्जी गैप पर ऐसे पॉइंट होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट नहीं करता है, यानी वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए। हालांकि ये अगर अपने इस ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस ऑर्बिट पे आ जाए, इस ऑर्बिट पे आ जाए, तो यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, या ये आगे मूव करके यहां चला जाए, इस ऑर्बिट पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स यहीं पे 0 होगा। तो जहां पर नेट फोर्स 0 नहीं होता है, जहां पर नेट फोर्स 0 नहीं होता है, वहां पर एनर्जी इमिट की जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा तो ये अपनी एनर्जी इमिट करता हुआ वापस यहां आएगा, और जब यहां आ जाएगा तो एनर्जी इमिट नहीं करेगा, फिर इसी पाथ में मूव करेगा, इसी पाथ में मूव करेगा। यही कॉन्सेप्ट था स्पेक्ट्रम का, कि अगर दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जरा भी इधर मूव किया तो अब आकर ये रुकेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही आकर रुकेगा ग्राउंड स्टेट पर। तो इसी तरीके से इसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट। डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट आप समझें वो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो हैं दे डू नॉट इमिट रेडिएशन। तो ये कॉन्सेप्ट था बोर का। बोर ने कहा कंटिन्यू ऑर्बिट नहीं है, कुछ कुछ गैप पर ऑर्बिट हैं, और ऑर्बिट वही प्लेस कहलाएगा जहां पर नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे 0 हो जाए, या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज ना करे, अपना रेडिएशन इमिट ना करे। तो ये कॉन्सेप्ट था बोर का। तो यहां तक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले ऑर्बिट का नाम K है, दूसरे का नाम L है, इस तरीके से मूव होता जाता है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ऑलमोस्ट हम लोग 9th क्लास के चैप्टर 3rd और 4th पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वगैरह का जिक्र था। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया एटॉमिक थ्योरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी। बस एक लास्ट डिस्कवरी आपको बताना बाकी है, दिस इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी इसलिए सबसे आखिर में हुई क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका नेट चार्ज 0 है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो होता क्या है वो देखिए, होता ये है कि बेरिलियम के ऊपर हीलियम का अटैक होता है, वही अल्फा पार्टिकल। और बेरिलियम का अब देखिए इन दोनों को, सॉरी, बेरिलियम 4 एंड एटॉमिक मास इज 9। बेरिलियम पर हम अल्फा पार्टिकल का एक तरह से बम्बार्ड कराते हैं, दिस इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल या हीलियम मानिए, न्यूक्लियस अगर कंसीडर करेंगे तो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम या हीलियम आयन। एटम से आयन बनने में आपको मालूम है कि चार्ज नहीं आता, सॉरी, न्यूक्लियस, एटम से आयन बनने में न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं आता, तो न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम है। अब जब आप अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम पे बम्बार्ड कराएंगे तो कार्बन बनता है और साथ में एक ऐसा स्पीशीज निकलता है जिसका चार्ज 0 है लेकिन मास 1 है। अब आप जरा देखें नीचे एटॉमिक नंबर को जोड़कर, जिसको हम लोग प्रोटॉन कह रहे हैं, 2 + 4 6, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है कि हीलियम और बेरिलियम को जब रिएक्ट कराया तो बिल्कुल एक नए नेचर का आपको एलिमेंट मिल गया, एटॉमिक नंबर 6 वाले, यानी कार्बन आपको मिल गया। इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ऊपर जरा मास देखें, 4 और 9 13, 12 + 1 13। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको एक नए किस्म का पार्टिकल मिला जिसको न्यूट्रॉन कहा गया, जिसको न्यूट्रॉन कहा गया। और ये एक्सपेरिमेंट किया है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इन 1932 में। तो न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका चार्ज 0 होता है और इसका मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर है। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में ये एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया गया है बेरिलियम के न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियर रिएक्शन है, जब आप बेरिलियम के न्यूक्लियस पे अटैक कराते हैं तो यहां से एक न्यूट्रॉन पार्टिकल निकलता है जिसका चार्ज 0 है, मास 1 है, यानी प्रोटॉन के मास के बराबर है। और प्रोटॉन का मास बताया था 1U या 1 AMU, न्यूट्रॉन का मास भी 1U या 1 AMU होगा। तो ये इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं लिख रहा हूं टॉपिक का नाम मोल कॉन्सेप्ट। अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है और ये न्यूमेरिकल पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो मोल मीन्स, मोल के 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। इसको अमूमन तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं n, नीचे 0 लगाते हैं नॉट,
या मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो नीचे कैपिटल ए लिखता हूं, एन स्टैंड फॉर नंबर, और नीचे जो ए लिखा है स्टैंड फॉर साइंटिस्ट नेम एवोगाड्रो, साइंटिस्ट का नाम है एवोगाड्रो। खैर ये रिप्रेजेंटेशन है, सवाल ये है कि ये नंबर होता कितना है, तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, इतने नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, और ये मूल है, यानी मूल के माने ये होते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं डजन, दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 पीस होता है, 12 पीसेस। आप इसको माने बिल्कुल ये पीसेस के नंबर दिए हुए हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज अगर इतनी हो गई, कोई भी चीज, ये मार्कर है ना, अगर ये मार्कर 12 पीस हो जाए तो क्या हम लोग कह सकते हैं एक दर्जन मार्कर है, क्योंकि दर्जन का मतलब होता है 12। अगर ये मार्कर 2 पीस हो जाएं तो क्या हम लोग कहेंगे इसे 1 पेयर मार्कर, क्योंकि हमें सिखाया गया है पेयर के माने होते हैं 2। तो ऐसे ही आप जाने कि जब कोई नंबर इतना हो जाए, यानी मार्कर 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, इतने पीसेस जब मार्कर मेरे पास हो जाएं तो मैं उन सारे मार्कर को मिलाकर 1 मोल कहूंगा या एवोगाड्रो नंबर कहूंगा। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू उतनी होती है और उसी को 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल मीन्स एवोगाड्रो नंबर मीन्स इतना पीस। आप इसको अपने मन से समझने के लिए कि शॉर्टकट में अगर समझें 10 पीस मान लीजिए कि इस वैल्यू का मतलब 10 पीस, तो जो भी चीज 10 पीस होगी, 10 पीस होगी, मैं उसको 1 मोल कह दूंगा, बशर्ते 10 पीस की जगह मैं इतना लिखूंगा। अब इसको बार बार न बोलकर सिंपली मैं 10 बोल देता हूं, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए 10 पीस का मतलब होता है 1 मोल, तो कोई भी चीज 10 पीस हो, कोई भी चीज से मुराद यह है कि मान लेते हैं मार्कर, मैंने कहा डस्टर हो सकता है किताब आपके पास हो, 10 किताबों को एक जगह जमा करके आप कह सकते हैं कि ये 1 मोल होगा। 10 का मतलब ये वाला नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर हो गया पहली बात। तो दूसरा जो मोल का मतलब होता है वो होता है मोलर मास। मोलर मास या इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट के साथ एक पॉइंट लगाना जरूरी है कि अगर ये वेट होगा तो ये एक्सप्रेस किया जाता है इन ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल ये यूनिट है, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट है ग्राम पर मोल, यानी वेट ग्राम में होना चाहिए, वेट मस्ट बी इन ग्राम। तो मोलर वेट कैसे निकालेंगे वो तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मोलर वेट का एक्सप्रेशन जरूर जानिए। दूसरी बात, मोलर वेट में ये भी आपको जानना है कि रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा तब तक आप मोलर वेट नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने कहा था आपसे कि अगर मान लीजिए कार्बन का वेट लेना है तो कार्बन का तो वेट आ गया आपके लिए 12 ग्राम पर मोल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो 44 ग्राम पर मोल। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे कंपाउंड का फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है या कंपाउंड बदल रहा है, वेट बदल रहे हैं। तो मैं अभी एवोगाड्रो नंबर को डील नहीं करूंगा, सबसे पहले मोलर मास निकलवाना सिखाता हूं आपको कि मोलर वेट कैसे आप निकालेंगे एक मोल का। तो मोल में 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो मोल का मतलब मोलर वेट और दूसरा मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर।
तीसरी बात अगर आप यहीं पे समझ लें तो वो भी आसान है कि मोल का SI यूनिट होता है मोल। बस फर्क क्या है कि जो टर्मिनोलॉजी है उसमें लास्ट में ई है, यानी टोटल 4 लेटर हैं, जबकि यूनिट में 3 लेटर MOL। तो मोल की यूनिट मोल ही होती है, मोल की यूनिट मोल ही होगी। और एवोगाड्रो नंबर भी यूनिट अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा इतना जो नंबर है वो पर मोल है, इसीलिए तो कहा गया 1 मोल में इतने नंबर। इसलिए 1 मोल का जो वेट आवेगा वो ग्राम में मोलर मास कहलाएगा। हमेशा 1 ग्राम की बात होगी, पर मोल से मुराद 1 मोल का वेट, 1 मोल का वेट, 1 मोल का नंबर। तो मोल एक्चुअली 2 ही चीज है, नंबर और वेट। आगे चलकर आप पढ़िएगा मोल वॉल्यूम भी है, मोल चार्ज भी है, लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग करने के लिए सिर्फ यही 2 कॉन्सेप्ट चाहिए। इसी 2 कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आप बस 2 चीजों का ख्याल रखिएगा कि मोल एक एवोगाड्रो नंबर है और साथ में मोलर मास है। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मोलर वेट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं। मान लीजिए वाटर है, मुझे वाटर का वेट निकालना है, तो मैं शुरू में तो आराम से निकाल लूंगा। जैसे 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है, ऐसे ऐसे 2 हाइड्रोजन है, इंटू 2 कीजिए, प्लस ऑक्सीजन की जगह 16 लिख दीजिए, 16 + 2 18। अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। मीथेन, कार्बन का 12, 1 × 4 इज द हाइड्रोजन, दैट इज 16। उसी तरीके से CO2, 12 + 16 × 2 32, 12 44। वैसे ही NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट इज 40। उसी तरीके से मान लीजिए क्लोरीन गैस है, 2 × 35.5, दैट इज 71। कोई भी चीज आप ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का वेट 40, कार्बन अगेन 12, ऑक्सीजन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 16 × 3, दैट इज 48, ऐड कीजिए 100। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 2 सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 4, सबको ऐड कीजिए 98। इसी तरीके से आप ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, C6H12O6, आप निकालिए, मैं बताता हूँ 180 आएगा। वैसे ही आप एसेटिक एसिड का निकालें, CH3COOH निकालिए 60 आएगा। वैसे ही यूरिया का निकालिए, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में 2 NH2 लगा दीजिए, इसका वेट निकालिए 60 आएगा। सुक्रोज C12H22O11, 342 आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। 12 × 6, 1 × 12, 16 × 6, 12, 1 × 3, 12, 16, 16, 1, 14, 1 × 2, 12, 16, 14, 1 × 2, 12 × 12, 1 × 22, 16 × 11।
तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है अगर आपके पास फॉर्मूला है तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई ना कि फॉर्मूला जरूरी है वेट के लिए। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप वेट नहीं निकाल सकते। तो वेट के लिए फॉर्मूला जरूरी है, ताकि आप इन्हीं को देखकर तो लिख रहे हैं, और सब अलग अलग फॉर्मूले के लिए वेट की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। इसको मैं एक मिसाल और देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए 12 पीस अंडा रखा हुआ है, तो आप कहिएगा 1 दर्जन अंडा है। गिन के आपने देखा तो 12 पीस थे। 12 पीस मार्कर भी रखा हुआ है, तो आप कहिएगा 1 दर्जन मार्कर है। तो मैंने 2 कंटेनर लिया, एक कंटेनर में 12 पीस अंडा है और एक कंटेनर में 12 पीस मार्कर है। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कौन ज्यादा वजनदार है, वेट किसका ज्यादा है, हालांकि नंबर बराबर है, नंबर के एतबार से देखिएगा तो दोनों बराबर हैं, लेकिन वेट कम ज्यादा हो सकता है। तो आगे चल के हम लोग यही बात करेंगे कि दो चीजों के मोल बराबर हैं, मोल मींस नंबर बराबर हैं, लेकिन वेट में डिफरेंसेस हैं। चूंकि वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर्मूला है, वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर्मूला है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नंबर अगर बराबर है तो वेट भी बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, आगे हम देखेंगे। तो ये हमारा मोलर मास निकालने का एक तरीका था कि आप एटॉमिक मास जानते हैं, उन्हीं को आप ऐड करते चले जाइए, आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो जाएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्या है वो सुनिए। मैंने लिखा था कि मोल के माने होते हैं मोलर मास, और मोलर मास की यूनिट होता था मोल, ग्राम पर मोल। वो क्या है वो जरा समझते हैं। मान लीजिए 1 सोडियम की पीस है, एक पीस सोडियम एटम है बस। तो एक पीस सोडियम एटम का वेट 23। याद रखिएगा, हर जब भी एटम का जिक्र होगा तो यूनिट आएगा यू, इतना होगा। बहुत ज्यादा अगर डिटेल में इसको आप लिखेंगे तो आप याद कीजिए, मैंने यू को क्या बताया था, मैंने कहा था यू जो होता है वो प्रोटॉन का मास है या न्यूट्रॉन का मास है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास कितने होते थे, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो आपको ग्राम में अगर आया तो इतना ग्राम में आया, इसीलिए तो हम लोग बहुत छोटा वेट आया है, बहुत कम वेट आया है, तो इतने को यू कह देते हैं। तो 23 यू एक सोडियम एटम का वेट है। जबकि यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम का वेट कितना है, 1 मोल सोडियम एटम, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए सोडियम एटम का वेट 23। बस यही देखना है, सोडियम का वेट 23। मोल नहीं होता तो यू लिखते, मोल है तो ग्राम लिख लीजिए। बस इसलिए कहा जाता है कि ग्राम में एक्सप्रेस होगा मोलर वेट, और मोलर वेट निकलता है जब मोल होता है 23 मोल। अच्छा, अब इसको समझना चाहते हैं हम कि ये कैसे हुआ। तो देखो 1 मोल सोडियम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पीस सोडियम एटम हो गए, क्योंकि मोल के माने इतने ही तो होते हैं। मैंने कहा था ना कि जैसे दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, तो ये था एक पीस अंडा, ऐसी मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं मैं, एक पीस अंडा 23 यू का था। तो एक दर्जन अंडा कितने का होगा, तो भाई एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस। तो 12 पीस से एक पीस का वेट मल्टीप्लाई कर दो, 12 पीस का मतलब तुम्हारे लिए यहाँ एवोगाड्रो नंबर है, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे एक पीस से, एक पीस का मतलब 23 यू, या
U की जगह 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो करते हैं, एकदम आराम से समझिए हो क्या रहा है। एक पीस सोडियम एटम का वेट हमको पता है, U जो है वो प्रोटॉन का मास है, तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं हर एक एटम का वेट, और साथ में एक मोल का वेट आपसे पूछ रहा था मैं, तो 1 मोल का मतलब इतना पीस सोडियम एटम। एक सोडियम का वेट 23 U है, U की जगह पे इतना रख दीजिए। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को और इस नंबर को जो वेट ऑफ प्रोटॉन है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जरा देखें आप, ये वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेता हूं और ये 1.6 है, तो 1.6 इंटू 6 9.6 आता है। जब इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे सारे को, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर 10 हो रहा होगा। सिर्फ ये 1.67 इंटू 6.022 दैट इज 10 के आसपास। तो ये 10 और ये 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 10 पे पावर 24, और यहां है 10 पे पावर -24। ये कट के 1 हो जाएगा, यानी 23 ग्राम, यानी एक मोल का वेट आ गया 23 ग्राम। तो बहुत आसान, मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर और U मल्टीप्लाई होके हमेशा 1 होता है। इसीलिए याद कीजिए, पहला लेक्चर जब मैंने डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि वेट ऑफ प्रोटॉन जो है वो रेसिप्रोकल है एवोगाड्रो नंबर का। तो मैं वेट ऑफ प्रोटॉन को लिख सकता था 1 एवोगाड्रो नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर से ये कट जाता, 23 ग्राम बचता। तो आपको इतना डिटेल में क्वेश्चन आगे नहीं करना, आप सिंपल सा ये समझिए कि अगर एक पीस एटम होगा तो वेट होगा U में, अगर 1 मोल है तो ग्राम में। बस यूनिट का ख्याल रखें, बाकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पीस एटम हो जाए, 1 पीस एटम, हर एटम का वेट AMU है, एटॉमिक मास यूनिट यानी U, और हर मोल का वेट ग्राम है। जितने भी मोल होंगे ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोल को देखते हुए यूनिट ग्राम रखना है, और इसीलिए इसका वेट हो जाएगा मोलर मास, जो मैंने लिखा था एक्सप्रेस होता है ग्राम पर मोल में, और एटम का वेट एक्सप्रेस होता है AMU में या सिंपली U में। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्चुअल था जो मैंने डिटेल में बताया। आगे शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, एक एटम के लिए सिंपली U लिखेंगे, एक मोल के लिए सिंपली ग्राम लिखेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, कहीं पर हमें लिखा हुआ मिल गया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके क्या माने हुए? तो अगर क्वेश्चन में आपसे पीस पूछ रहा हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने पीसेस हैं, तो 1 का 1 लिखिए। मोल का जो मतलब होता था नंबर में वो लिख देंगे, 1 मोल का जो भी मतलब होता है नंबर में वो लिख देंगे। तो मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। इतने पीस क्या हैं? इतना नंबर है CO2 का, इतना नंबर है CO2 गैस का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के इतने पीसेस होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, इन सारे पीसेस को अगर हम मेजर करें, तौलें, वजन करें, वेट करें तो कितना होगा? तो जरा देखिए, 1 का 1 लिखना है, चूंकि मोल है तो नंबर में तो एवोगाड्रो लिखने को कह रहा हूं मैं, और वेट में ग्राम लिखने को कह रहा हूं। बस ये याद रखिएगा, यूनिट ग्राम बना है। CO2 का वेट निकाल लीजिए, CO2 का वेट निकालिएगा 44 आएगा।
कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 यानी 44 ग्राम। ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वेट हो गया, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, अगर यही होता 2 मोल क्लोरीन गैस Cl2, कितने क्लोरीन गैस हैं? तो 2 इंटू क्लोरीन, मोल के माने हो गए एवोगाड्रो नंबर 10⁻23, नंबर ऑफ Cl2 गैस। अगर मुझे वेट निकालना है तो 2 लिखूंगा, मोल है तो यूनिट ग्राम में आना है। क्लोरीन का वेट 35.5 इंटू 2 दैट इज 71 ग्राम। अब ये आप कैलकुलेट करके जो लाना है ले आइए, जैसे 1 इंटू 2 2, 7 इंटू 2 142 ग्राम। इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, कैलकुलेट कर लीजिए, 6 दूनी 12 044 इंटू 10⁻23। यहीं पर एक बात और आपको समझा दें, सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का तरीका यह है कि जब भी 10 पे पावर में कोई चीज लिखी जा रही है तो ख्याल रखिएगा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है उसको एक्सप्रेस करना है आपको 1 के बाद पॉइंट, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। यानी ये पॉइंट देखिए, जैसे यहां पर है ये 6 के बाद ही पॉइंट है, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, और ये जो डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी उस पर अभी आने से पहले मैं बता दूं, अगर मान लो मुझे लिखना है 023.1908 इंटू 10 पे पावर 24, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो अब आप इस पॉइंट को उठाकर सिर्फ इस 2 के बाद रखें, जीरो नहीं रखना है, जीरो नहीं लिखा जाता है, यानी ये बनेगा 2.31908 इंटू 10 टू पावर, ये पावर देखूंगा क्या होगा। लेकिन ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि नॉन जीरो मतलब ये डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके बाद पॉइंट होगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट नहीं होगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट हमेशा 1 डिजिट के बाद होगा, और जिस डिजिट के बाद आप पॉइंट लिख रहे हैं वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो। यानी यहां पर अगर मैंने यहां पॉइंट लिखा है तो यहां पर 2 की जगह पर 1 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 5 6 7 8 9, जीरो नहीं आ सकता, जीरो कभी नहीं हो सकता, हमेशा नॉन जीरो के बाद ही पॉइंट लिखेंगे। अब एक बात और सुनिए, इससे जब आप ये ला रहे हैं तो क्या आप इस डेसिमल को उठाकर इधर ले आ रहे हैं? इधर लाने का मतलब आप राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, ये राइट है ये लेफ्ट है, या आप यूं समझें कि उर्दू वाले स्टाइल में ला रहे हैं, उर्दू अरबी फारसी जो लैंग्वेज लिख रहे हैं हम उस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। वो लैंग्वेज कहां से लिखी जाती है? राइट से लेफ्ट की तरफ, जबकि इंग्लिश और हिंदी कैसे लिखते हैं आप? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो आप सोचिए जब कभी भी डेसिमल शिफ्ट होगा उर्दू वाले पैटर्न में तो आपको पावर ऐड करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? उर्दू वाले पैटर्न में जब कभी भी जाएंगे, उर्दू अरबी वाले पैटर्न में पावर ऐड करेंगे तो आप 1 डिजिट क्रॉस किए हैं तो 1 पावर ऐड कर देंगे। पहले 24 था, अब ऐड करके 25 हो गया, अगर ये उर्दू वाले स्टाइल में चल रहे हैं तो। सिमिलरली अगर आप हिंदी वाले स्टाइल में चल रहे हैं या इंग्लिश वाले पैटर्न में चल रहे हैं, डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, यानी माइनस लगाएंगे। क्लियर? उर्दू वाली स्टाइल में पावर ऐड होगा, इंग्लिश वाले में, अब जैसे इसी को मान लो, इसी को मैं इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो इसको उठाकर अगर मैं यहां ले आता तो ये वापस बन जाता, तो ये इधर जब आएगा तो हिंदी वाले स्टाइल में आया, तो 1 डिजिट क्रॉस किया है, 1 पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? लास्ट बात, अगर बेटा ये पावर माइनस में होता, ये क्वेश्चन होता हमारे पास, तो कुछ नहीं, आप सिंपली पहले इसको ये बना लेते। क्लियर? अब ध्यान देंगे, मैंने ये कहा है आपसे कि अगर आप
आप उर्दू वाली स्टाइल में चलते हैं तो पावर को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब जो भी पावर दिया हुआ है उसमें आपको +1 करना है। पहले 24 था, ये माइनस नहीं था, तो 24 में 1 ऐड करके 25 लिख दिया था। अब चूंकि ये -24 है तो -24 में 1 ऐड करेंगे तो ये -23 हो जाएगा बेटा। ये है तरीका। तो उर्दू वाली स्टाइल में जो भी पावर रहे प्लस कर दिया करो, और इंग्लिश वाली स्टाइल में जो भी रहा करे माइनस कर दिया करो। तो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने का तरीका यही है। तो अब मुझे बताओ, क्या यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट था? मुझे इस पॉइंट को उठाकर यहां लाना चाहिए, और ये 1 है ना, तो ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो के बाद ही डेसिमल होगा। तो क्या मैंने उर्दू वाली स्टाइल में 1 डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया है डेसिमल को? तो क्या मुझे 1 पावर ऐड कर देना चाहिए? तो इसका मतलब इतने पीसेज होंगे क्लोरीन गैस के 2 मोल में, जबकि वेट हो जाएगा 142 ग्राम। ये है हमारा क्वेश्चन कि 2 मोल में कितने गैस होंगे और 1 मोल में कितने गैस होंगे, या 1 मोल का नंबर और वेट क्या है, 2 मोल के नंबर और वेट क्या है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। मुझे इसको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहला सवाल है बाई नंबर और दूसरा सवाल है बाई मास, एंड द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है 0.1 मोल हाइड्रोजन गैस, दूसरा है 0.01 मोल कार्बन सॉलिड, तीसरा है 5 मोल हीलियम, और चौथा ऑप्शन है 2 मोल अमोनिया NH3 गैस, हीलियम गैस। कितने लोगों का आ गया? ये मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं और मैं ये पूछ रहा हूं कि नंबर के हिसाब से आपको बताना है किसके अंदर ज्यादा होंगे। मैंने चारों ऑप्शन मोल में रखा है, तो अगर मैं नंबर निकालूं, पहले निकाल लेता हूं फिर शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। नंबर निकालूं तो क्या मैं 0.1 में इस मोल का मतलब था एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, एवोगाड्रो नंबर से इतने पीसेस आ जाएंगे। अब कौन लिख के मल्टीप्लाई करे, मैं सिंपली बता रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन का जो मोल है वो मोल की जगह पर एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि मैंने सिखाया था मोल का वेट ले रहे होंगे तो ग्राम लिखेंगे, और अगर हम लोग नंबर निकाल रहे हैं तो एवोगाड्रो नंबर, जो कि होता था 6.022 × 10⁻23। 5 मोल की जगह पर 5 × एवोगाड्रो नंबर और 2 मोल की जगह पे 2 × एवोगाड्रो नंबर। याद रखिएगा, नंबर के वक्त, नंबर निकालते वक्त आपको इन फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। नंबर को तो कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा टाइप है, कौन सा एलिमेंट है। जैसे मैं फिर से वापस लौटता हूं, मैंने कहा था 1 दर्जन, आगे कुछ बोला नहीं, 1 दर्जन केला है, 1 दर्जन आदमी है, 1 दर्जन मार्कर है, 1 दर्जन अंडा है। मैंने सिर्फ बोला 1 दर्जन, आप समझ गए 12 पीस। आगे मैं कुछ भी बोल दूं, 1 दर्जन सेब तो आप कहोगे 12 पीस सेब है, 1 दर्जन केला तो आप कहोगे 12 पीस केला है। तो 1 दर्जन का मतलब 12 होता है बस। तो मोल का मतलब एवोगाड्रो होता है बस। जितने मोल उतना एवोगाड्रो, जितना मोल उतना एवोगाड्रो। तो
अब आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो अब अरेंज करने के हिसाब से देखिएगा तो 5 इंटू Na की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद 2Na, फिर ये। सोच के देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए अपने मन से, कोई जरूरी नहीं है कि एवोगाड्रो नंबर ही ले, सेम नंबर सब में लेना है, जो यहां लीजिएगा वही यहां, सबको x मान सकते हैं, सबको 1 मान सकते हैं, 1 मानकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज्यादा आसान है। 0.1 इंटू 1 0.1, 0.01 इंटू 1 0.01, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 1 2। अगर मैं Na की स्थान पर 1 रख देता हूं, 1, तो क्या ऑर्डर आना चाहिए? सबसे बड़े को लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, C, फिर D, फिर A और उसके बाद B। ये ऑर्डर आया, नंबर का ऑर्डर आया। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी। हमें मालूम है ना कि मैंने क्वेश्चन ये दिया कि एक प्लेट में कहीं पर 1 दर्जन कोई चीज है, किसी दूसरे प्लेट में 2 दर्जन है, किसी तीसरे प्लेट में 3 दर्जन है। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कहां पर नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है, किस प्लेट में? पहले प्लेट में 1 दर्जन, कोई भी चीज, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि वो चीज क्या है। 1 दर्जन पहले प्लेट में, दूसरे प्लेट में 2 दर्जन और तीसरे प्लेट में 3 दर्जन चीजें हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां ज्यादा पीसेज हैं, कहां ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स है? तो सिंपल सी बात है, 3 पीस वाले, तीसरे वाले प्लेट में जहां 3 दर्जन है। इसका मतलब जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा नंबर होगा, क्योंकि मोल के माने ही नंबर होते थे। जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा नंबर, मोर द मोल मोर विल बी द नंबर। क्लियर? तो अब आप देखें, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोल का ऑर्डर लिख देना था। मोल का ऑर्डर 5 मोल इन सबों में सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2 मोल, फिर इतना, फिर इतना। तो जहां ज्यादा मोल होंगे वहां ज्यादा नंबर होगा, जहां कम मोल होंगे वहां कम नंबर होगा। तो आपको एवोगाड्रो नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करके वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मोल निकालें, जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ज्यादा। हाँ, अब अगर मैं वजन की बात करूं तो आप ये जरूर पूछेंगे कि ये बताइए सर, पहले वाले प्लेट में कौन सा आइटम रखा गया है? क्या तीनों प्लेट में सेम आइटम रखे गए? अगर तीनों प्लेट में केला रखा गया है, 1 दर्जन केला, 2 दर्जन केला, 3 दर्जन केला, तो इसका मतलब 3 दर्जन वाला केले का वजन ज्यादा होगा, उस पूरे प्लेट का वजन ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं सिचुएशन बदल दूं, मैं ये कहूं कि नहीं, पहले वाले प्लेट में अंडा है, 1 दर्जन अंडा है, दूसरे वाले प्लेट में 2 दर्जन केला है और तीसरे वाले प्लेट में 3 दर्जन अंगूर है, ग्रेप्स। अब बताओ वजन किसका ज्यादा है? तो अब नंबर से ताल्लुक नहीं है, वजन मास जो है वो फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूले का मतलब ये हो गया कि उसका इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है, उसके शेप पर, साइज पर, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेंटर, मतलब मास निकालना है तो फॉर्मूला चाहिए। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको नंबर और मास दोनों बोला निकालने को। तो नंबर तो बहुत आसान, मोल जिसका ज्यादा, नंबर आंख बंद करके ज्यादा कह देंगे। हाँ, मास जब निकालना होगा तो आपको मास निकाल कर तब बताना होगा, आप ऐसे नहीं बता सकते। तो मैं मास निकलवा रहा हूं, मैं मास निकालूंगा फिर बोलूंगा। मास को कभी भी मोल पर मत बोलो, मोल को नंबर पे बोल दो। मोल ज्यादा, नंबर ज्यादा। मास मोल के लिए तो ग्राम हो गया, यूनिट, फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा। तो जरा निकाल कर देखते हैं। 0.1 मोल 0.1, अब क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन गैस। इसका वेट आता है 1 × 2 2। क्योंकि मोल है तो यूनिट ग्राम में, मोल नहीं होता तो यूनिट यू होता। 0.01 ठीक है, मोल का मतलब ग्राम, कार्बन का मतलब 12।
5 मोल हीलियम, हीलियम का वेट 4 ग्राम। 2 मोल अमोनिया, अमोनिया का वेट 14 इंटू 3 17 ग्राम। तो अब जरा कैलकुलेट कीजिए, 17 इंटू 2 34 ग्राम, 5 इंटू 4 20 ग्राम, 12, इसको 1 मानकर चले, 0.01 है, पॉइंट अभी हटा दे, 12 इंटू 1 12, 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लिखना है, यानी 0.12 ग्राम। मैं अभी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिख रहा हूं, चूंकि सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होता तो मैं लिखता इस पॉइंट को उठाकर यहां, यानी इसको अगर मैं लिखता तो मैं इस तरह लिखता 1.2 इंटू 10 पे पावर, नहीं कुछ है तो ये माना जाता है कि 10 पे पावर 0 है, क्योंकि 10 पे पावर 0 ही की वैल्यू 1 होती है। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं 10 पे पावर 0। तो अब ये मैंने क्या इंग्लिश वाले स्टाइल में लिखा है, तो मैं एक घटा दूंगा, -1 ग्राम। खैर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लिखना है, दैट इज 0.2 ग्राम। तो कंपेयर कीजिए तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा वेट किसका आया, 34 ग्राम। यानी मास का जब ऑर्डर लिख रहे होंगे डिक्रीजिंग, तो डी का वेट सबसे ज्यादा है, उसके बाद सी है। तो नंबर का ऑर्डर कुछ भी आ सकता है और मास का ऑर्डर भी कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं दोनों का ऑर्डर सेम आए, मे भी पॉसिबल कि दोनों का ऑर्डर सेम आए, मे भी पॉसिबल कि दोनों का ऑर्डर अलग अलग आए। निकालने का तरीका यह है कि जब भी मास बोलेगा, मास निकाल कर तब ऑर्डर बोलेंगे। नंबर के लिए आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, मोल पर ही निकाल लीजिए, जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ज्यादा, या जिसका नंबर ज्यादा उसका मोल ज्यादा। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, यहां पॉइंट के बाद 2 है, यहां पॉइंट के बाद 1 है, इसका मतलब ए और लास्ट में बी है। ये है मास का ऑर्डर। तो मास बेटा फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन नंबर डिपेंड ही नहीं करता इन पर, नंबर इन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ यहीं से निकाला जाता है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ये बताया कि मोल अगर आपको दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे ऑर्डर। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड, सोचो। मैंने कहा 5 मोल कार्बन है और 5 मोल सोडियम है और 5 मोल मान लेते हैं ऐसे ही एल्यूमिनियम है। किसका नंबर ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, बताओ। किसका नंबर ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, इन तीनों में। और एक चौथा भी हम ले लेंगे, 5 मोल कोई एलिमेंट है X, ये 4 हो गए, इनमें सबसे ज्यादा वजन किसका और सबसे ज्यादा नंबर किसका। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, मोल चूंकि सबका बराबर है तो नंबर सबके बराबर हो गए, मोल सबका बराबर है तो नंबर सबके बराबर हो गए। वेट के लिए निकालना होगा, तो मैं फिर से वापस बोल देता हूं, 5 इंटू मोल की जगह पर एवोगाड्रो नंबर लिख दो, या अगर वेट निकालना है तो कार्बन का वेट है 12 और मोल के लिए ग्राम 5, नंबर लिखना है तो आगे ध्यान ही नहीं देना है, इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर। और अगर वेट रखना है तो ये ग्राम में था, ये 23, 5 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, वेट निकालना है 5 इंटू दिस इज ग्राम, दिस इज 27, एल्युमिनियम का वेट 27 होता है। 5 मोल एक्स 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर,
तो आप देखें नंबर सबका बराबर, नंबर सबका बराबर, चूंकि मोल बराबर था तो नंबर सबका बराबर। वेट निकालना चाह रहा हूं मैं इसका 5 का, तो मैं 5 लिख दूंगा और मोल की जगह यूनिट ग्राम लिख दूंगा। x का क्या वेट लिखा जाए, क्योंकि x किसी का फॉर्मूला है ही नहीं। C स्टैंड फॉर कार्बन, कार्बन का वेट 12 है। Na मीन्स सोडियम, Al मीन्स एल्यूमिनियम, H मीन्स हाइड्रोजन, Li मीन्स लिथियम, O मतलब ऑक्सीजन। X किसी का सिंबल है ही नहीं। तो इसका मतलब जब तक आपको एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नाम या फॉर्मूला नहीं पता हो, आप वेट नहीं निकाल सकते। तो वेट के लिए लाजमी शर्त यह है कि आपको यहां पर फॉर्मूला पता हो। इसीलिए मैं कह रहा था सबसे पहले स्टार्टिंग में कि जब भी हम मोलर वेट निकालेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ होना चाहिए। तो ये तो मोल पर चीजें हो गई कि अगर मोल हमें मालूम है तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, 1 मिनट का टाइम होगा आपके लिए, आप बनाइएगा। आपको वापस अरेंज करना है, अरेंज्ड इन, वापस से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला सवाल वही बाय नंबर अरेंज करना है, दूसरा सवाल बाय मास या वेट अरेंज करना है आपको। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज 1/10 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2/5 मोल of sodium hydroxide 2/3 mole of carbon and D 3 mole of hydrogen gas। नंबर निकालना है। क्या सब मोल में दिया हुआ है? जब सब मोल में दिया हुआ है तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसका मोल ज़्यादा उसका नंबर ज़्यादा। यानी आपको नंबर का ऑर्डर अगर लिखना है तो मोल में जो ऑर्डर है वही नंबर का ऑर्डर आएगा। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ये वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 0.1, 1/10, 5 0.4, 5 4 जा 20, ये आ रहा है 0.666 चलता जा रहा है, और ये है 3 मोल। तो ऑर्डर लिखना बहुत आसान, यहां वैल्यू 3 है तो सबसे बड़ा मोल कौन हो गया? 3 मोल, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद कौन हो गया? 0.1, 0.4, 0.66, 0.66, फिर 0.4, और सबसे आखिर में कौन हो गया? 0.1। तो ये ऑर्डर आ गया आपका नंबर का। तो नंबर का ऑर्डर आप देख रहे हैं बहुत आसान है। एक बार मोल का जो ऑर्डर आ रहा है वही नंबर का ऑर्डर आ रहा है। तो हमारे पास लकली यहाँ पर क्वेश्चंस मोल में दिए हुए हैं। अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो मोल को गायब कर दूंगा। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि मोल पर आए, ये तो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट इसलिए आपको सिखा रहा हूं। तो जो मोल का ऑर्डर वही नंबर का ऑर्डर, लेकिन मास जब निकालना था आपको तो मास तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ आपको मोल से थोड़ी मतलब है, आपको तो मोल और साथ में जो फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई करना है।
तो इसके माने ये हो गए कि मास आप निकाल कर फिर कंपेयर करेंगे। मोल और नंबर के लिए तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, जो मोल का ऑर्डर वही नंबर का ऑर्डर, लेकिन मास निकालना होगा बेटा, तो 1/10 लिख दो। जानते हो कि ये मोल तो यूनिट बता रहा है ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का जब वेट आप निकालोगे फॉर्मूला लगाकर तो 100 आएगा। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3 48 होता है। सबको ऐड करोगे 100 आ जाएगा, यानी ये पूरा कैलकुलेट होकर आया 10 ग्राम। यहां पर निकालते हैं 2/5 का 2/5। मोल तो ये बता रहा है कि यूनिट ग्राम में आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट आता है 40 और मोल था इसीलिए यूनिट लगा दिया ग्राम। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करोगे 40 होगा। इनको कैलकुलेट करोगे 16 ग्राम। इसे सॉल्व कर लो। 2/3 कार्बन का वेट होता है 12, मोल में है इसलिए ग्राम। और लास्ट में है 3 × हाइड्रोजन का 1 × 2 2 ग्राम, फाइनली इट इज 6 ग्राम। तो अब हमें कंपेयर करना है 10 ग्राम, 16 ग्राम, 8 ग्राम, 6 ग्राम। सबसे ज्यादा 16 यानी ऑर्डर आएगा बी, फिर आएगा 10 ग्राम दैट इज ए, फिर ऑर्डर आएगा सी और एट लास्ट डी। आप देखिए नंबर और मास के ऑर्डर में कितना डिफरेंसेस है। डी नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा था, मास के हिसाब से इत्तेफाक से सबसे कम आ गया है। और बी जो यहां नंबर के हिसाब से कम था, मास के हिसाब से सबसे ज्यादा हो गया। ए जो सबसे कम था नंबर के हिसाब से, मास के हिसाब से ज्यादा आ गया। तो ऑर्डर बिल्कुल मास का और नंबर का बेतरतीब आता है। नंबर का मोल से डायरेक्ट ताल्लुक है, मास का कोई ताल्लुक नहीं है। मास तो आपको निकाल कर ही देखना पड़ेगा। तो मास के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ऑर्डर लिखेंगे, जबकि मोल में ऐसा नहीं है। मोल के लिए जो नंबर का ऑर्डर वही मोल का, या जो मोल का ऑर्डर वही नंबर का ऑर्डर। तो अभी तक कोई दिक्कत आपको? मैंने सिर्फ 2 लफ्ज बताए हैं, मोल के माने एवोगाड्रो नंबर, और दूसरा मैंने बताया मोल का वेट जब आप निकाल रहे होंगे तो यूनिट ग्राम में रखेंगे। और वेट निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए अब आते हैं असल कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तक क्वेश्चन इसलिए बहुत आसानी से बन गया क्योंकि आपको मोल गिवन होता था। अगर किसी क्वेश्चन में मोल गिवन नहीं हो तो हम मोल निकालेंगे। अब मोल निकालने का 2 फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले कि मैं फॉर्मूले की तरफ आऊं, मैं आपको वापस एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट, तो आपको बोला था कि दर्जन, डजन 12 पीस को कहते हैं। तो अगर मैं आपसे अब दर्जन ना देकर क्वेश्चन में पीसेस पूछूं, जैसे पहला सवाल तो मैं ये पूछ लेता हूं आपसे कि 3 दर्जन आम है यानी कितने पीस? तो आप कहेंगे 3 दर्जन आम का मतलब हो गया 36 पीस, क्योंकि 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। तो सर 3 × 12 कर दिया, यानी जो दर्जन का मतलब था वो लिख दिया। 3 डजन, डजन की जगह पे 12 पीसेस लिख दिया। बिल्कुल जैसे मोल में मैं बता रहा था आपको कि 5 मोल, तो 5 × एवोगाड्रो नंबर। अब मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, कहीं पर लिखा हुआ है 60 पीस अंगूर है, 60 पीसेस अंगूर हैं, ग्रेप्स। आपको बताना है कितने दर्जन हुए और कैसे निकाल रहे हैं यही बताइए मुझे। 60 पीस अंगूर का दाना है, दर्जन में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना दर्जन होगा? 5 दर्जन। कैसे निकालेंगे? तो जो गिवन नंबर मैं आपको दे रहा हूं दैट इज 60, उसको आप ऊपर रख रहे हैं और दर्जन के मतलब से आप डिवाइड कर रहे हैं।
यानी आपने निकाला 60 डिवाइड बाई 12, तो 60 डिवाइड बाई 12 जो आया वो आया 5। अगर मैं आपसे ये पूछता कि कितने जोड़े हैं अंगूर के, पेयर में बताना है कितने पेयर ग्रेप्स हैं, अगर वही 60 दूं तो अब आप बोलेंगे 30 पेयर हैं, क्योंकि अब आप उसी 60 को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर मुझे मोल निकालना है तो जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसको ऊपर रखूंगा। जैसे अंगूर के दानों का नंबर 60 था, और जो पूछ रहा था दर्जन पूछ रहा था, तो दर्जन का मतलब होता था 12, 12 से डिवाइड किया था। पेयर पूछ रहा था तो पेयर का मतलब 2 होता था, 2 से डिवाइड। मोल पूछ रहा हूं तो मोल के मतलब से डिवाइड कर दो। मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो अगर आपको मोल निकालना है तो मोल के मीनिंग से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज मोल। दूसरा तरीका, क्योंकि मोल का मतलब तो वेट भी होता था, तो अगर वेट दिया है और वेट होना ही चाहिए ग्राम में, उसको किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से या मोलर वेट से। मोलर वेट का यूनिट याद करो, ग्राम पर मोल पढ़ाया गया है, इसीलिए गिवन वेट किसमें होने चाहिए, ग्राम में, ताकि ग्राम से ग्राम कटे, ये पर मोल ऊपर जाकर मोल बन जाए। तो मोल की यूनिट मोल होती थी। तो गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है, नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो जब कभी भी आपको मोल निकालना हो तो मोल के मीनिंग से डिवाइड कर दो। नंबर दे देगा तो नंबर वाले मीनिंग से डिवाइड करोगे, वेट दे देगा तो वेट वाले मीनिंग से डिवाइड करोगे, क्योंकि मोल का यही 2 मीनिंग था। तो नंबर को नंबर से डिवाइड करो, वेट को वेट से डिवाइड करो, मोल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 40 ग्राम हाइड्रोजन है, अब ये वेट दिया हुआ, मोल नहीं दिया हुआ है कि हाइड्रोजन पता नहीं कितने थे नहीं मालूम, लेकिन उन सबको जब वेट किया गया तो उसका वेट आया 40 ग्राम। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने मोल हाइड्रोजन हैं, कैसे निकालेंगे, वही तरीका मोल निकालने का। मोल निकालने का तरीका, गिवन वेट 40 और हाइड्रोजन का वेट 2, ये फॉर्मूले से हम लोग जो वेट निकालते हैं उसका मोलिकुलर मास या मोलर मास होता है। तो 1 इंटू 2 2, 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20, यानी 20 मोल H2 है। अब इसको आप वापस देखेंगे तो 40 ग्राम ही आएगा। कैसे आएगा, अभी हमने सीखा था, क्या मैं 20 को 20 रहने दो, मोल की जगह यूनिट ग्राम लिख दूं और H2 का फॉर्मूला मास 2 लिख दूं, 2 ग्राम इंटू 20 दैट इज 40 ग्राम, 40 ग्राम। तो जब कभी भी आपको वेट दे दे और मोल निकालने को कहे तो आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, यही फॉर्मूला लगाकर, तो आपके पास आ जाएगा 20 मोल हाइड्रोजन। एक और फायदा है इसमें, आपको इस वक्त जो दिया हुआ है ये हाइड्रोजन किस में दिया हुआ है, वेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था ना कि कहीं पर रखे हुए हैं हाइड्रोजन, उनको जब तौला गया तो उसका वजन निकल कर आया 40 ग्राम। आप मुझे ये बताइए कितने हाइड्रोजन के गैस पार्टिकल हैं, यानी नंबर बताना है, कितने H2 मिलेंगे ताकि उसका वजन 40 ग्राम होगा, नंबर बताना है। तो आप डायरेक्ट नंबर मत निकालो, आपको वेट देगा, आप चुपचाप से मोल निकाल लोगे। एक बार बेटा मोल आ गया ना तो अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में। मोल की जगह एवोगाड्रो लिख दो, 20 इंटू एवोगाड्रो, यानी इतने हाइड्रोजन के पीसेस मिलेंगे तो उसका वजन आएगा 40 ग्राम। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तुम मोल में निकाल लो हर चीज को, उसके बाद मोल की जगह पे रख दो। अगर वजन बोलेगा तो 2 ग्राम,
अगर नंबर बोलेगा एवोगाड्रो नंबर, तो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो एक सवाल और दे रहा हूं, $50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब चूंकि ये वजन दिया हुआ है तो आपको मोल निकालना है और नंबर निकालना। हाँ, तीन चीजें हैं, नंबर, मास, मोल। तो जब मास में दूंगा तो आपको निकालना होगा नंबर में और साथ में मोल में। दूसरा सवाल, $49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीसरा सवाल, 3.011 into 10⁻23 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। ये सवाल है हमारे पास, जल्दी से नोट कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपको शुरू के 3 सवालों में मैंने 2 चीज़ें पूछी हैं आपसे। यहाँ वेट दिया है तो आपसे मोल पूछा है, नंबर पूछा है। यहाँ पर वेट दिया है तो सिमिलरली मोल और नंबर पूछा है। यहाँ नंबर दिया है तो आपसे मोल और वेट पूछा है। यानी क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल्सो डिटरमाइन द मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर बोला जा रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 49 ग्राम। यहां पर है व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट इन 3.011 into 10⁻23 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। ऑल्सो डिटरमाइन द मोल। यहां पर मोल नहीं निकालना, आपको सिर्फ नंबर निकालना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, वो भी इलेक्ट्रॉन निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 20 ग्राम, 16 ग्राम और ये जो नंबर दिया है एल्युमिनियम के 3+ आयन में। आपको ये जवाब देना है। चलिए मान लीजिए ये कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया है। आपको मैंने क्या सिखाया था, कुछ भी दे सबसे पहले मोल निकालो। क्या मैं मोल निकालूंगा? मोल का क्या फॉर्मूला है, वेट गिवन है, जो चीज गिवन होगा उसे रख देंगे, नीचे मॉलिक्यूलर वेट से, जो कि फॉर्मूले में होता है, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है बेटा, तो ये तो हाफ मोल आ गया, 1/2 मोल आ गया है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अगर आपसे मोल पूछता तो जवाब हो जाता 1/2 मोल। बोलिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि अब तुम मुझे ये जवाब दो कितने
नंबर है प्रेजेंट तो कोई बड़ी बात नहीं, 1/2 इंटू मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर लिख दो। इतने नंबर हो गए। तो नंबर पूछेगा तो करेक्ट आंसर इज 3.011 इंटू 10⁻23। और अगर आपसे कैल्शियम कार्बोनेट का मोल पूछ रहा है तो हाफ मोल, और नंबर आप निकालेंगे मोल निकालने के बाद ही, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। क्लियर? अब आइए, सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल सेम बनेगा, मोल, दिस इज गिवन वेट 49 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूले से वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आता है 98। वंस अगेन हाफ मोल निकल कर आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहां मोल में अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख देना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज 98 ग्राम, तो ये भी कट पिट के 49 ग्राम ही आ जाएगा। और यहां पर भी मोल की जगह ग्राम, इसकी जगह 100 रख देंगे तो 500 ही आ जाएगा, यानी कुछ भी हम रख सकते हैं। लेकिन अगला सवाल इसमें यही था कि कितने नंबर होंगे। तो जरा देखो, आधा मोल ये भी है, आधा मोल ये भी है, तो यार दोनों का नंबर बराबर होगा। काटोगे 2 से, 3.011 इंटू 10⁻23, यानी अगर मोल बराबर है तो नंबर भी बराबर होंगे। वजन की कोई गारंटी नहीं है, वजन फॉर्मूले पे डिपेंड करता है बेटा। तो देखो दोनों का वजन अलग अलग है, यहाँ 50 ग्राम, यहाँ 49 ग्राम, वेट अलग अलग है, लेकिन मोल इत्तेफाक से दोनों का बराबर आया, इसलिए नंबर दोनों के बराबर आ गए। अब आते हैं हम लोग, इस बार हमें दिया है क्वेश्चन में नंबर, तो सबसे पहले जो मोल निकालेंगे कैल्शियम एटम का, उसमें हम लोग गिवन नंबर को ऊपर रखेंगे। वेट देता था तो वेट को ऊपर रखते थे, नंबर देगा तो नंबर को ऊपर रखेंगे, जो भी देगा उसको ऊपर रखेंगे। नीचे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते थे वेट वाले केस में, जो कि मॉलिक्यूलर वेट मतलब होता था मोल का। नंबर वाले में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। क्या ये 1/2 अगेन आ गया? तो तीनों का तीनों नंबर के हिसाब से बराबर है। ये कैसे पता चला? मोल ने बताया। 1/2 मोल, 1/2 मोल, ये भी निकल कर आ रहा है 1/2 मोल, 1/2 मोल क्या? कैल्शियम एटम। अगर वजन निकालना हो तो अब ये ग्राम और ये 40, यानी 20 ग्राम। यानी इन तीनों में हम चाहें तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं। जरा देखो, इन तीनों में अगर ऑर्डर बोलता, नंबर का ऑर्डर बोलो, तो नंबर में तो यही दिया हुआ है, ये दोनों तो नंबर में है नहीं। तो अब आप सबका नंबर मत निकालो, सबको मोल निकालो, सबका मोल निकालो। इसका मोल 1/2, इसका मोल 1/2, इसका मोल 1/2, कहेंगे तीनों बराबर है। नंबर में तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। देख लो, आया भी था नंबर 3.011 इंटू 10⁻23, इसका भी आया था 3.011 इंटू 10⁻23, ये भी उतना ही है 3.011 इंटू 10⁻23। यानी मोल बराबर, नंबर बराबर, वेट बराबर नहीं। इसका वेट 50, इसका 49, इसका वेट निकल कर आया 20, तो वेट के हिसाब से ये ग्रेटर, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो ये तरीका है हमारे पास। नंबर देगा एवोगाड्रो से डिवाइड, वेट देगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड। तो ये बताया जाए, ये बहुत अच्छा सवाल है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, आपको ये देखना है। यानी आपसे नंबर पूछ रहा है। क्या करेंगे बताइए? 20 ग्राम हाइड्रोजन है। सबसे पहले आपको मोल निकालना है। कितना वेट दिया? 20 ग्राम। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, क्या ये 10 मोल आ गया? 10 मोल H2 है। कुछ भी नहीं करना, जो दिया हुआ है सीधे मोल निकाल लो, मोल आ गया। अब खुद से सोचना है
एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जो एटम है ना, उसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है H2, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहीं से निकालिए, दैट इज 20 मोल इलेक्ट्रॉन आ गया क्या? सोचो भाई, इसको हटा दो, इसमें सिर्फ सोचो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 मोल, दैट इज 20 मोल इलेक्ट्रॉन। आपको सिर्फ यही तो सोचना था कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसका कितना वजन, 2 ग्राम। समझ में आ रहा है? प्रोटॉन बोलता 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलता 0, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो प्रोटॉन भी उतना ही, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही, क्योंकि ये तो एटम है भाई, एटम ही तो मॉलिक्यूल बना, कोई चार्ज वास थोड़ी है। तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन। अब क्या चाहिए? अब 20 इंटू इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है। तो मोल किसी भी चीज के नंबर के लिए यही वैल्यू रखता है, किसी भी चीज के लिए वैल्यू तो यही रखता है। इतना नंबर हो गया। एक और बात जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा होता हाउ मेनी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन 20 ग्राम हाइड्रोजन, क्या पूछ रहा है आपसे? अभी पूछा नहीं, मैंने खुद से माना कि अगर सवाल ये होता कितने चार्ज होंगे, तो इतना तो नंबर हो गया ना, 20 इंटू इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर कभी सवाल आ जाता, मैं ऐसे ही ले रहा हूं फिर इसको मिटा दूंगा, अगर चार्ज पर सवाल होता तो मैं क्या करता? 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर टोटल माइनस में आता, बाकी 1.6 20 इतना मल्टीप्लाई पावर कॉलम में आता। अगर यही सवाल होता हाउ मेनी वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 20 ग्राम हाइड्रोजन, तो अगर मुझे वेट निकालना होता तो 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, एक इलेक्ट्रॉन का वेट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना था, आपको हाइड्रोजन से पहले मोल निकाल लेना है, उसके बाद एक हाइड्रोजन में पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे आपको टोटल इलेक्ट्रॉन का मोल आ जाएगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं और हर इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, इतना मास। अगर ये प्रोटॉन का सवाल होता हाउ मेनी प्रोटॉन, तो भाई प्रोटॉन भी इतना ही होता, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, दो, यानी 20 मोल प्रोटॉन होते, यानी इतने प्रोटॉन होते, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ मास में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या उसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो -27 किलोग्राम। खैर बहरहाल, तो ये तरीका था, लेकिन मैं इसे मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला। तो बेटा आंसर तो यहीं पे आ गया, इनको अब सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो अप्रोच यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी तरीके से क्या आप दूसरा बना सकते हैं? अब बोलिए कैसे? मोल निकाल लो, गिवन वेट 16, मॉलिक्यूलर वेट 16, क्या ये 1 मोल आ गया? 1 मोल क्या आ गया? मीथेन, क्योंकि मीथेन दिया था इतना, मीथेन इतना दिया था, 1 मोल मीथेन आ गया। अब मुझे बताओ अगर 1 मोल मीथेन इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 1, अच्छा इसमें कितने हैं? कार्बन में होंगे 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 यहाँ हो गए
और 4 यहाँ होंगे, क्योंकि हर हाइड्रोजन में एक होता है, 4 हाइड्रोजन, 10 हो गए, तो 10 into 1 दैट इज 10 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 10 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की नंबर ही तो चाहिए थे, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट सवाल है तीसरा। अब इतना दिया हुआ है, इतने एल्युमिनियम में, तो अब मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी नंबर दिया ही हुआ है तुमको, इतना एल्युमिनियम का नंबर है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 1.2044 इंटू 10⁻²4 एल्युमिनियम आयन दिए हुए। तो आप बस ये पता करो कि एक एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपको साफ दिख रहे हैं कि एक एल्युमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है बेटा, 13 है तो 13 प्रोटॉन होंगे, और 3 प्रोटॉन ज्यादा दिख रहे हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.2044 इंटू 10⁻²4 इंटू 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको लंबा करके भी बना सकते हैं बिला वजह कि ये नंबर दिया है तो पहले हम मोल निकालें, तो 1.0244 इंटू 10⁻²4 एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 23 काट दो, 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसको 12 समझो, 6 से काट दो 2, यानी 2 मोल एल्युमिनियम प्लस 3 आ गया। अब सोचो एक एल्युमिनियम में 10 प्रोटॉन होते हैं, प्लस 3 इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, क्या ये 20 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, 20 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 20 इंटू एवोगाड्रो नंबर करोगे, यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। चेक कर लेते हैं, क्या इस 0 से इसको कर दिया ख़त्म, 6 इंटू 12 12.044 इंटू 10⁻²4, ये भी बातचीत उतनी ही आई ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.044। तो ये है पूरा का पूरा तरीका हमारे पास, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, मोल का मतलब क्या होता है। मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में। मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूले से निकलेगा, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अगर मोल नहीं दिया हुआ, ये दूसरी बात, ये पहली बात थी कि मोल के मीनिंग आपको याद रखने हैं, मोल मीन्स एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर मास। दूसरा जो आपको मोल के बारे में याद रखना है वो ये याद रखना है कि मोल निकालने का तरीका जो है वो ये है कि नंबर दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लीजिए, और अगर वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लीजिए। मोल एक बार आ गया तो आप उसको किसी भी रूप में बदल सकते हैं, मोल की जगह पे रख के मॉलिक्यूलर वेट रख दो, एवोगाड्रो नंबर रख दो। तो मोल में कन्वर्ट करना सीखिए, मोल में कन्वर्ट कीजिएगा, इजीली आ जाएगा। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। लास्ट बात जो ये थी आपको, जो पहले बोल चुका हूं मैं, कि नंबर का ऑर्डर वही होगा जो मोल का होगा। तो कई बार अगर क्वेश्चन वेट में हो, नंबर में हो, मोल में हो, तो आप सबको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ज्यादा, जिसका मोल कम उसका नंबर कम। वेट के साथ ये चीज़ लागू नहीं होगी। वेट के लिए आपको वेट में कन्वर्ट करना होगा, सबको ग्राम में लाइए, फिर कंपेयर कीजिए। तो मैंने ऑलमोस्ट जितने टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस के रिगार्डिंग हो सकते थे मोल कॉन्सेप्ट में, वो आपको बता दिया। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।